फिट बैठती है उसकी सांस्कृतिक नागरिकता की दृष्टि से। भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जाता है तो उसका संबोधन वहां हिंदू का होता है, हिंदू नाम से जाना जाता है। अगर भारत का कोई व्यक्ति हज करने के लिए जा रहा है, वहां कोई उसको हाजी के रूप में नहीं मानता, वहां पे कोई उसको इस्लाम के रूप में नहीं मानता, वहां उसको हिंदू नाम से संबोधित किया जाता है, तो वहां तो किसी को परेशानी नहीं होती है। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है, हर नागरिक हिंदू है, क्योंकि यह कोई जाति सूचक, मत और मजहब सूचक शब्द नहीं है। यह हमारी सांस्कृतिक एकता को, जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के इस विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं, उस रूप में अगर कोई लेगा तो हिंदू राष्ट्र से मुझे लगता है किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको मत, मजहब या संप्रदाय के साथ जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। एक कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा भारत सरकार का एक ही धर्म है और वो है संविधान। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर उन्होंने ये जवाब मैंने दिया। कहा ना कि अगर हिंदू को आप मत और मजहब के साथ जोड़ रहे हैं तो हम हिंदू को समझने की भूल कर रहे हैं। हमें दोनों चीजें बहुत स्पष्ट करनी होगी। और जहां तक संविधान की बात है तो संविधान के प्रति तो हर भारतीय के मन में सर्वोच्च सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि वही हमारा मार्गदर्शक है। तो हमेशा से हिंदू राष्ट्र था, आप ये मान रहे हैं, तो फिर उसे बनाने की जद्दोजहद और कवायद क्यों? भारत हिंदू राष्ट्र था, है और वर्तमान में भी रहेगा, आगे भी रहेगा। एक और सवाल था मेरे मन में। अभी हमने देखा कल ही खबर आई कि साहब बीबीसी के दफ्तरों पे छापे मारे, उसको लेकर कई तरीके के सवाल जो विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए, और वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एक डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की तरफ से आई थी जिसको देश में प्रतिबंधित किया। इस पर आपका नजरिया इस रूप में कि अगर कोई केंद्रीय एजेंसी कोई एक्शन लेती है तो फिर उसको सत्ताधारी पार्टी के पॉलिटिकल वेंडिटा से जोड़ा जाता है, और ये देश में नहीं उत्तर प्रदेश में भी और तमाम राज्यों में भी ये हो रहा है। देखिए, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी गवर्नमेंट से क्यों जोड़ रहे हैं? इनकम टैक्स अपने आप में एक एजेंसी है, स्वतंत्र एजेंसी है, उसको किसी भी संस्था की कार्यपद्धति को देखने जांचने का पूरा अधिकार है। और ये केवल बीबीसी का ही नहीं हो रहा है, तमाम अन्य उसका होता है, संस्थाओं का होता है, एजेंसियों का होता है। उसमें कोई आपत्ति किसी को होने भी नहीं चाहिए। सबको स्वयं बीबीसी ने स्वयं अपना बयान जारी करके इस बात को कहा कि हम सकारात्मक सहयोग कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर इसको किसी पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने का मतलब क्या? टाइमिंग योगी जी, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। टाइमिंग जैसे ही कोई कुछ छापता है उसके वहां पर अधिकारी पहुंच जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, आपके यहाँ तो नहीं कभी पड़ा छपा। लेकिन योगी जी, हम पारदर्शिता से चलते हैं। यहाँ तो सारी कार्यपद्धति बहुत पारदर्शी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल बीबीसी पर जो छापा है ये वैचारिक आपातकाल की घोषणा है। बहुत भारी भरकम शब्द। ये वैचारिक आपातकाल की बात वो कर रहे हैं जिन्होंने हल्ला बोल का नारा दिया था यूपी में, और एक न्यूज़पेपर के कार्यालयों पे हमला बोल करके उनके गुंडे किस तरीके से वहां आगजनी कर रहे थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश ने देखा है। देवांग जी, आपने तो देखा ही होगा। और ये लोग वैचारिक आतंकवाद की आपातकाल की बात कर रहे हैं, तो ये तो इन लोगों के वास्तविक चेहरे को जनता जान चुकी है। इसलिए ये लोग न बोलें तो मुझे लगता है कि राजनीति में कुछ दिन के बाद लोग थोड़ा इनके चेहरे को भूल करके जब नए सिरे से आएंगे, लोग बोलेंगे चलिए ठीक है। रोज बोलेंगे ना तो हमारे लिए एक उर्वरा भूमि तैयार कर देते हैं लोग चुनाव के लिए। योगी जी, अब ये आखिरी दौर है और ये मुझे सौंपा गया है काम, और मैं इसमें माहिर माना जाता हूँ। इसमें आपको कोई जवाब नहीं देना है, मैं आपसे सवाल भी पूछूंगा और जवाब भी मैं ही दूंगा। आपको केवल एक चुनना है उसमें से। तैयार हैं आप? ऑप्शन देंगे, चुनना है आप। ये बताइए कि आप मुख्यमंत्री बने 2 बार, तो ज्यादा खुशी आपको कब हुई, पहली बार या दूसरी बार? मुझे खुशी तब हुई थी जिस दिन मैंने योगी के रूप में दीक्षा ली थी, सब ज्यादा खुशी हुई, और मैं उसी रूप में रहना पसंद करूंगा। योगी जी, तो कोर्स से बाहर का सवाल हो गया। मैंने कहा ना, आपका प्रश्न भी कोर्स से बाहर का था तो जवाब भी कोर्स से बाहर का। पर पहली बार तो आप तैयार ही नहीं थे, आपने बहुत बार बताया इस बात को। मतलब मैंने कहा ना, ज्यादा खुशी हुई होगी। मुझे कोई खुशी और कोई गम कभी नहीं रहता है। अच्छा। हाँ, सन्यास के जीवन में सेवा का एक निश्चित कार्यकाल होता है। एक योगी के रूप में, एक सांसद के रूप में, सेवा का एक विस्तृत आयाम मुख्यमंत्री के रूप में मिला। वह एक अवसर है और उस अवसर का भरपूर उपयोग उत्तर प्रदेश वासियों के लिए हमने किया। चलिए, फिल्म एक आई थी कभी खुशी कभी गम, आपकी फिल्म बनेगी तो न खुशी न गम है। न खुशी न खुशी, गम, यही एक योगी के जीवन में ही हो सकता है। चलिए ठीक है। हमारी जो मुलाकात हुई थी, टक्कर हुई थी, उसमें आपने कहा था कि मैं कहीं नहीं हूं और सब जगह हूं। अब आप देखिए तो आप सब जगह हैं और सब जगह हैं। तो भविष्य में आप खुद को केंद्र में देखना चाहेंगे या राज्य में? मैं अपने मठ में देखना चाहूंगा। ये तो हेडलाइन बन जाएगी आगे। मतलब क्या आप सन्यास की बात कर रहे हैं? मैं सन्यासी हूं। लेना क्या, मैं तो ऑलरेडी उसको बहुत पहले, आज से 30 साल पहले ले चुका हूं। नहीं, पर अब तो आप राजनीति में हैं। क्या आप? मैं राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, कभी मैंने इस बात को नहीं कहा, कभी नहीं। मैंने राजनीति को कभी भी अपना सब कुछ मान करके नहीं किया। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते और एक योगी नेतृत्व देने की सामर्थ्य भी रखता है, इस दृष्टि से उस चुनौती को स्वीकार किया है। और मेरा मानना है कि मेरा वास्तविक गंतव्य एक योगी के रूप में ही अंतिम अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाने की होनी चाहिए। तो मतलब योगी जी ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री बने हैं, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद मठ में जाके बैठेंगे? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूं।
मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में रहना चाहता हूं। जी, ये बताइए कि अगर 2024 की बात करें योगी जी, तो आप प्रमुख चुनौती किसकी मानते हैं? विपक्ष की तरफ से कोई तो होगा विपक्ष में, राहुल गांधी या नीतीश कुमार या कोई और नेता? देखिए, विपक्ष गुमराह हो चुका था, गुमराह है, पथभ्रष्ट है, उनका कोई अपना नेशनल एजेंडा नहीं है, इसलिए जनता भी उनको गंभीरता से नहीं ले रही है। मालूम है इन सबके अपने संकीर्ण स्वार्थ है, इसलिए जनता उनको कोई महत्व नहीं देने जा रही है। आपको क्या लगता है 2024 में बड़ा मुद्दा क्या होगा? राम मंदिर जो बनकर तैयार हो जाएगा या विकास का काम जो आप लोगों ने किया? इन दोनों में से बड़ा मुद्दा कौन होगा? मोदी सरकार की 10 वर्ष की उपलब्धियां, हर एक फील्ड की, क्या वह देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का रहा हो, भारत की आर्थिक समृद्धि का रहा हो, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा का हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, या फिर भारत के वैश्विक मंच पर सम्मान का है, ये इन्हीं उपलब्धियों के बल पर भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी जानी जा रही है। और यह भारतीय जनता पार्टी ने हर एक फील्ड में सर्वांगीण विकास की जो बात की थी, उसी को भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा भी रही है। अंतिम सवाल है कि इन दो में से कौन सा मुद्दा है जो आगामी चुनावों के लिए, विधानसभा चुनावों की भी बात कर रहा हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे? एक है ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, दूसरा यूसीसी का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा। मैंने कहा ना, जो देश के हित में होगा, केंद्र सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन सभी कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। ये कोई मुद्दे नहीं है, और आवश्यकता पड़ेगी देश के हित में तो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार उस प्रकार के कदम उठाने में सक्षम है। यूसीसी पर पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, कि चूंकि बहुत यहाँ पे अलग अलग धर्म हैं, इसलिए वो रहना चाहिए यूसीसी। आपकी इस पर क्या राय है योगी जी? देखिए, हम सबको एक बात को मानना होगा कि देश संविधान से चलेगा, मेरी व्यक्तिगत राय से नहीं, किसी पर्सनल एजेंडे से नहीं, और भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए हर व्यक्ति को उसका सम्मान करना ही होगा। मैं ही शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हम एक राष्ट्र के रूप में भारत को समृद्धि की ओर अग्रसर करना चाहते हैं तो 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब मिलकर के भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव रखें, और अपने पर्सनल एजेंडे को, वह किसी जाति, मत और मजहब का हो, क्षेत्र भाषा का हो, या किसी पर्सनल लॉ का हो, उसको अगर अपने दायरे में सीमित रखेंगे तो देश के हित में होगा और सबके हित में होगा। ये तो नया देश, नया उत्तर प्रदेश, एक नया योगी भी हम देख रहे हैं आज। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। योगी जी, एक आखिरी सवाल पड़ोसी मुल्क को लेकर है। हिंदुस्तान समृद्धि की तरफ अग्रसर है, पाकिस्तान के बारे में आप सुन ही रहे होंगे, लगातार नीचे की तरफ जाता हुआ, और हमने तो बाकायदा खबरें दिखाई है कि वहां पर कई पाकिस्तानी है जो ये कह रहे हैं कि ऐसी हालत रही तो हमें दोबारा विलय करना पड़ेगा हिंदुस्तान में। क्या राय है आपकी इस पर? देखिए, श्री अरविंद ने पाकिस्तान के बारे में बहुत स्पष्ट घोषणा की थी कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। तो जिसकी वास्तविकता नहीं है वो तो इतने दिन चल भी गया, एक गनीमत करिए, और धरती पे बोझ ही बना रहेगा जितने दिन रहेगा। जितनी जल्दी वो भारत के अंदर अपने को समाहित कर दे, वही देश के उनके हित में होगा। ये तो अखंड भारत का नारा बुलंद कर, अखंड भारत बनना ही बनना, यही सच्चाई है। ये जो आप कथनी और करनी वाली बात कर रहे थे, उसी पर तो आपका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हो रहा है। करने दीजिए अभी, आने चलने दीजिए अभी, बहुत सारी चीजों को घोष के गर्त में रखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। सवालों के चक्रव्यूह से इन्होंने अपना खुद का सामना करवाया, तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, पहले से ज्यादा मुखर, पहले से ज्यादा प्रखर, पहले से ज्यादा क्लैरिटी और विजन के साथ। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी आपके सवालों का जवाब देते हुए आगे भी इसी तरीके से सवालों की बौछार बाकी तमाम चेहरों पर जारी रहेगी शिखर सम्मेलन में। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन आप मंच छोड़े, मैं 2 मिनट का समय हम और चाहेंगे आपके साथ, और मैं मंच पर एबीपी न्यूज के संपादक संत प्रसाद राय जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी ताकि वो यहाँ आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में। इस वक्त आप तमाम मेहमानों को यहाँ पर आज दिन भर देखेंगे। कई उत्तर प्रदेश की सियासत से ताल्लुक रखने वाले दिग्गज इस मंच पर होंगे और आपके सवालों का जवाब यहाँ पर देंगे। एबीपी न्यूज ने इसकी पूरी तैयारी की है। एक और खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत का ये एक बड़ा नाम है, ओबीसी का राज्य में एक बड़ा चेहरा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण इन्हें कहा जाता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि पिछड़े वोट की बाजी कौन किसके साथ राजी, इस पर चर्चा होगी। केशव जी प्लीज आपको आमंत्रित करती हूँ, और साथ ही यहाँ पर मंच को संचालित करेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश आनंद। स्वागत है आपका।